नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो साथियों। आप लगातार हमारे चैनल में दुनियादारी के एपिसोड देख रहे हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में या ग्लोबल मंच में जिस तरीके से वैश्विक राजनीति को लेकर हलचल जारी है, वैसे ही वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भी हलचल जारी है। हम लगातार अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका सहित पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, पूरी दुनिया की राजनीति को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वार शुरू हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ किसी देश पे रिजर्व ना होके इस समय पूरी दुनिया प्रभावित हो गई है। राजनीतिक रूप से बदलने की कोशिशें जारी हैं। अभी हाल में ही दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई, उस पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि ग्रीनलैंड हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और अब यूरोपीय ताकतों को स्वतः ग्रीनलैंड दे देना चाहिए। यूरोप और अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और यूरोप साथ में युद्ध लड़े, और जब कोल्ड वार का भी जो है समय आया, तब भी ये दोनों महाशक्तियां साथ में थीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूरोप और अमेरिका के जो इतने मजबूत संबंध थे, उस पर भी कहीं ना कहीं दरारें आई हैं। दूसरी तरफ हम ये देखें कि एक और बड़ी ताकत चीन के साथ लगातार कैरेट और स्टिक की पॉलिसी चल रही है। चीन यूरोपियन यूनियन नहीं है। आज चीन अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे ताकतवर देश के रूप में है। लेकिन हम भारत को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर का एक छोटा सा वार हुआ, और उसके बाद अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा लगातार ये क्लेम किया गया कि उस युद्ध को रुकवाने में मेरी बड़ी भूमिका रही है। और यही नहीं, बोले कि ऐसे 7 से 8 मैं युद्ध रुकवाया हूं और इसके लिए मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हालांकि स्वतः नोबेल प्राइज नहीं मिला। जो वेनेजुएला की जो मैरिया मैकाडो को नोबेल प्राइज मिला था, वो व्हाइट हाउस में जाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुपुर्द कर दिया है। अमेरिका के द्वारा भारत में लगातार टैरिफ लगाए गए। इस पूरे ग्लोबल परिदृश्य में जो आर्थिक हलचल जारी है, उसी संबंध में आज हम लोग बातचीत करेंगे प्रोफेसर कौशलेश लाल जी से। प्रोफेसर कौशलेश लाल आर्थिक जगत में या इकोनॉमिक एकेडमिया में बड़ा नाम है। हमारे उत्तर प्रदेश की हरदोई की धरती से हैं। शिक्षा दीक्षा कानपुर यूनिवर्सिटी में हुई और उसके बाद दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से वो जुड़ गए, और उसके बाद उन्होंने नीदरलैंड के एरास्मस विश्वविद्यालय रॉटरडैम से पीएचडी प्राप्त किया। 2003 में यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी मैस्ट्रिज में इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में एक प्रमुख शोधकर्ता के रूप में शामिल हुए। प्रोफेसर लाल नई दिल्ली के सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में प्रोफेसर के पद पर भी रहे और यूएनयू मेरिट में प्रोफेसर फेलो रहे हैं। प्रोफेसर लाल की विशेषज्ञता विकासशील देशों में आईसीटी अपनाने पर केंद्रित है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस, ई बिजनेस और नवाचार को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक शामिल हैं। प्रोफेसर लाल सुम्पा पाल के साथ नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और हायर एजुकेशन इन इंडिया जैसी पुस्तकें लिखी हैं, और आज वो एकेडमिक जगत में उनको बहुत गंभीरता से पढ़ा जाता है। प्रोफेसर लाल के 72 से अधिक प्रकाशन हैं और 1000 से ज्यादा साइटेशन उनका है। प्रोफेसर लाल ने भारत, नाइजीरिया और युगांडा में ई बिजनेस अपनाने जैसे विषयों पर बड़ा योगदान किया है। कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में रेफरी के रूप में कार्य करते रहे हैं, और एसएमई के प्रदर्शन तथा नई प्रौद्योगिकी के निर्यात संबंधों पर भी उनका एक अनुभव रहा है। कौशलेश लाल जी का जो शोध है, वो नवाचार, एसएमई में प्रौद्योगिकी अपनाने, बिजनेस और विकासशील देशों में आर्थिक व्यवस्था पर केंद्रित रहा है। और जो प्रमुख शोध क्षेत्र है, वो भारत, नाइजीरिया, युगांडा, जमैका, मॉरिशस और कोस्टारिका में एसएमई में ई बिजनेस और आईसीटी अपनाने के निर्धारकों को वो देखते रहे हैं। और उनका जो इसके अलावा जो फोकस है, वो प्रौद्योगिकी
और रोजगार प्रभाव और एसएमई की वैश्वीकरण की भूमिका में शामिल है। उनकी जो उल्लेखनीय जो प्रकाशन है वो उसमें से एक है टेक्नोलॉजी इंटेंसिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी, 2021 में आई थी। दूसरा है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड थर्ड वन नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया। हायर एजुकेशन जो भारत में है उस पर भी उनकी एक खास जो है नजर रहती है। तो आज हम प्रोफेसर कौशलेश लाल जी के साथ आज हम आर्थिक मुद्दों पे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अनूप जी, यहाँ बुलाने के लिए और इकोनॉमिक्स जैसे क्रिटिकल क्रूशियल इशू पे बात करने के लिए धन्यवाद जी। सर, आप उत्तर प्रदेश की धरती से हैं और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग एक ऐसे समय पे बैठे हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में हलचल जारी है, चाहे वो राजनीतिक रूप से चाहे आर्थिक रूप में। तो सर, हम शुरुआत जमीन से ही करेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, और सर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रुचि आपकी कैसे विकसित हुई? एक्चुअली मनुष्य के विकास का और उसकी क्षमताएं डेवलप करने का उसकी बर्थ प्लेस से कुछ लेना देना होता नहीं है। ये केवल डिटर्मिनेशन चाहिए होता है कि हमें ये अचीव करना है, और अगर इंसान के अंदर वो भावना है तो इसका इज द लिमिट, ये हम कह सकते हैं। बस केवल रास्ते में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन पक्का रहे तो आप ज़रूर सक्सीड करेंगे। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो हरदोई ज़िले में एक कस्बा है मल्लावा, वहाँ पे हुआ। 12वीं तक शिक्षा वहीं पे हुई है, और उसके बाद कानपुर विश्वविद्यालय से एमएससी फिजिक्स में पीजी 77 में किया। ये वो दौर था जब 75 और 77 के बीच में जब देश में इमरजेंसी लगी थी, वो वक्त भी देखा है मैंने। और उसके बाद फिर आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर में उस ज़माने में डिप्लोमा कोर्सेज हुआ करते थे, उसको कंप्लीट करने से पहले मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर में प्रोग्रामर का जॉब मिल गया, और इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट उस जॉब के रहते मुझे डेवलप हुआ, क्योंकि उस समय मेरे पास दो ही रास्ते थे। एक तो मैं कंप्यूटर हार्डवेयर में जाता या सॉफ्टवेयर में जाता। हार्डवेयर मेरी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड नहीं थी, और सॉफ्टवेयर के लिए जब तक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फील्ड का आपको नॉलेज नहीं होगा, आजकल बच्चों में देखा है कि वो एप्लीकेशन में लग जाते हैं, पर उनको बताने की ज़रूरत है जिस एरिया में आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। जैसे माना स्पेस का आप कुछ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, जब तक स्पेस साइंस को आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप सॉफ्टवेयर नहीं बना पाओगे। ये समस्या उस समय मेरे सामने थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है ऑपरेशन रिसर्च करके, 2 साल का रेगुलर कोर्स है, वो हमने किया। और इनफैक्ट जस्ट आफ्टर दैट या उसके बीच में कहें, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो एक बेसिकली प्रमुख संस्थानों में है इकोनॉमिक्स में रिसर्च के लिए, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर्स का ट्रेनिंग सेंटर भी है वो। वहाँ पे ज्वाइन किया, और फिर हम पीएचडी के लिए कोशिश कर रहे थे, और इरास्मस यूनिवर्सिटी नीदरलैंड्स में मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ से फेलोशिप मिली। तो इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने लीव विदाउट पे कर दिया, पर हमें पीएचडी करने के लिए अलाउ किया। वहाँ से आने के बाद इनफैक्ट बीच में ही हमारे जो पीएचडी के टीचर थे, उन्होंने रिसर्च पे पब्लिकेशन पे बहुत इनकरेज किया कि आपकी रिसर्च में इस्टेब्लिश आप तब होंगे जब आपका पब्लिकेशन होगा, और अगर आप कुछ ग्लोबल सोच रहे हैं तो आपका पब्लिकेशन ग्लोबल होना चाहिए। राइट। ये उनका ही इनकरेजमेंट था, या कहें कि फोर्सफुली उन्होंने कहा कि आप आईसीटी पे आपकी बैकग्राउंड है, आपने कंप्यूटर पे कोर्स किया हुआ है, और इकोनॉमिक्स इस समय पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपको इकोनॉमिक्स का आइडिया है और आईटी का भी आइडिया है, तो आप कुछ मिक्स करके पेपर लिखिए। राइट। तो एक हमने पेपर पब्लिश किया जो मेरी लाइफ में, जिसको हम क्या कहें कि जिसने लाइफ मेरी चेंज की है, वो एल्सेवियर साइंस का जर्नल है, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें पब्लिश हुआ। और बहुत लंबा हो जाएगा अगर लेकर। टाइटल क्या था आपका जो है रिसर्च पेपर का?
एडॉप्शन ऑफ आईटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और Okay. उसमें जो है हमने ये शो किया था कि और वो पेपर जो था इंडियन एसएमईज पे था। Okay. मेरी सारी रिसर्च जो रही है हाँ। वो प्राइमरी डेटा पे रही है, क्योंकि मेरा ये मानना है, हमारे गुरुजी का कहना था जी। कि आप जब तक फील्ड से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लाएंगे और उस पर रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर वो थ्योरेटिकली रह जाएगा। और Right, अगर right. आप कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो सेकेंडरी डेटा को छोड़ कर दिए सब्स्टिट्यूट के तौर पे ले सकते हैं आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट करके, पर मेन जो रिसर्च होनी चाहिए वो प्राइमरी डेटा पे होनी चाहिए। तो ये जो मेरा पेपर था जो 96 में पब्लिश हुआ था और जिसके कारण मेरी यूएन सिस्टम में एंट्री हुई थी, वो पेपर ग्लोबल पेपर था, जर्नल जो था इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, वो वाइडर एक यूएनयू का रिसर्च सेंटर है वाइडर हेलसिंकी में, फिनलैंड में। तो उसी समय यूरोप भी बहुत परेशान था एक चीज़ को लेकर के कि आईसीटी सब जगह अडाप्ट हो रही है और पर उसके कहीं प्रोडक्टिविटी गेन दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं है उसका। तो जो मेरा पब्लिश हुआ था उसमें मेरा ईमेल आईडी दिया था और तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे ईमेल लिख दिया कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि आप इंडियन इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी जो है वो कोई गेन है कि नहीं है उस पर आप एक आर्टिकल लिखें, और पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताया। वो यूरोपियन कमीशन का प्रोजेक्ट था एक्चुअली। तो आई रेडली एग्रीड, क्योंकि उस समय तो मैं पीएचडी कर ही रहा था। और फिर वो प्रोजेक्ट जो है एक बुक फार्म में कन्वर्ट हुआ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुई। वो एक एंट्री पॉइंट थी और इस ड्यूरेशन में मेरा पीएचडी भी चल रहा था इरास्मस यूनिवर्सिटी रोटरडम से, और इसी सिलसिले में हमें हेलसिंकी भी 2 बार जाने का मौका मिला और अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुलाकात हुई और बहुत सारे रिसर्चर जिनको हम अपने पेपर में लिखते हैं, ठीक है, उनसे आमना सामना हुआ। तो वो एक इतना मतलब अजीब सा अनुभव था कि जिनको हम पढ़ते रहते हैं, मन करता है कि इनसे मुलाकात की जाए और उनके साथ चाय पी रहे हैं। तो दैट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस आई मस्ट से। एनीवे, फिर हम पीएचडी करने के बाद इंडिया वापस आ गए और उस बीच में अब ये लग रहा था कि कहीं इंटरनेशनल जॉब के लिए देखा जाए, ट्राई किया जाए। तो यूएनयू मेरिट जो मास्ट्रिक में है और मेरी पीएचडी भी नीदरलैंड से है तो मैंने अप्लाई किया और तो वहाँ पे चूँकि पीएचडी भी नीदरलैंड से ही थी और एक सभी मुल्कों में है, चाहे यूएस हो या नीदरलैंड्स हो, अगर उनके वहाँ से एजुकेशन है तो जॉब में एक तरीके से थोड़ा उनको लगता है कि इतनी मिनिमम स्टैंडर्ड तो कैंडिडेट के अंदर होगा, नहीं तो यहाँ से पीएचडी हो नहीं सकती। दैट आल्सो हेल्प। और फिर वहाँ यूएनयू में रहे, उसके बाद फिर इंडिया वापस आ गए। तो ये एक छोटी सी बैकग्राउंड है। इंटरेस्टिंग जर्नी है सर, क्योंकि मैं भी एक पीएचडी स्कॉलर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मेरी पीएचडी हुई इंटरनेशनल रिलेशन पे। सर, आप इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली से जुड़े रहे हैं जी। देश में कई टावरिंग फिगर जी इकोनॉमिक के क्षेत्र से निकले हैं। थोड़ा सा सर उसके बारे में मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ ताकि हमारे ऑडियंस को और जो नई पीढ़ी है उनको इस संस्थान के बारे में सरल सब भाषा में उनको समझ में आ जाए। इस इंस्टीट्यूट का इम्पोर्टेंस इस देश के लिए कितना है? ये थोड़ा सा इस इंस्टीट्यूशन की बैकग्राउंड में जाना होगा। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो इसको इस्टेब्लिश किया था वो प्रोफेसर VKR वीराव, और वो अपने वाइस चांसलरशिप के ड्यूरेशन में, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे, तब यूनिवर्सिटी की ज़मीन को लेकर के, क्योंकि उन्हीं को देना था और उन्हीं को लेना था इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, और कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि उनका ये बहुत स्ट्रांग सोच थी कि इकोनॉमिक्स में भी एम्पिरिकल रिसर्च होनी चाहिए, जो डेटा आता है उससे निकल के आनी चाहिए, और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी उससे भी उनका भी कंसिडरेशन किया जाना चाहिए। तो उन्होंने इस भावना से इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को वैसे तो कुछ डॉक्यूमेंट कहते हैं 52 में कंसीव हुआ है, पर कुछ डॉक्यूमेंट में 58 का जिक्र है। तो वो उन्होंने बनाया इंस्टीट्यूट को, और उस समय प्लानिंग कमीशन के बहुत सारे मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से ही हुआ करते थे कि यहाँ पर रिसर्चर रहे। उसके बाद जो है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं वो
यहीं से प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स को लेती थी। इवन हमारे पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह वो इंस्टीट्यूट में गवर्निंग बॉडी में लाइफ लॉन्ग जब तक वो जीवित रहे तब तक उसके चेयरमैन रहे हैं। जी जी जी। तो इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन एक तो ये था। दूसरा फिर राव साहब ने ये भी शुरुआत की कि ये जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है उसके जो कैंडिडेट पास होकर के आते हैं उनकी एक लंबे समय की ट्रेनिंग यहाँ होनी चाहिए। तो उनकी ऑल इंडिया सर्विस होती है, 2 साल का ड्यूरेशन रहता है जी। उसमें से 1 साल वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आज भी अभी भी ट्रेनिंग चल रही है। और बाकी 1 साल में कभी थोड़ा आरबीआई से जोड़ दिया, कभी मिनिस्ट्री से जोड़ दिया, ऐसे। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट का और इंडियन प्लानिंग में इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। प्रोफेसर एम खुसरो इंस्टीट्यूट से ही थे जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी हुआ करते थे और बाद में अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी रहे। और कई एक लोग जो हैं अभी भी प्लानिंग, अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं कहना चाहिए इसको, नीति आयोग नीति है। अब नीति आयोग भी कहना ठीक नहीं होगा, नीति, क्योंकि उसका नाम जो रखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया है, एब्रीविएशन है वो। तो नीति जो भी कुछ कह लें, तो अभी भी बहुत सारे काम जो हैं नीति के वो इंस्टीट्यूट में रहते हैं। उस सेंस में मैं कह सकता हूँ कि बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आईजी का रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट में भी, क्योंकि लेटर ऑन सोशलाइजी भी है, डेमोग्राफी भी है, तो एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब एक कहना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो ये कंट्रीब्यूशन मेरा ख्याल काफ़ी अच्छा रहा है। वेरी नाइस। सर, आप जो है आईसीटी में एक ग्लोबल एक अथॉरिटी है एकेडमिक जगत पे, तो आईसीटी को लेके विकासशील देश जो अभी डेवलपिंग सिचुएशन में है, जैसे कि ई इंफ्रा हो गया, ई गवर्नेंस है, ई बिजनेस है, किस बेसिस पे ये जो है इसे अपनाते हैं, और भारत को अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें तो ये कहाँ तक जो है इस पे सफल हुआ है? इसमें जो ई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें या फॉर दैट पर्पज पूरा आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इसके कई एक कंपोनेंट हैं। 2 मेजर कंपोनेंट तो ये हैं कि एक तो आईसीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं तो हमारा अपना होता है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, जैसे नेशनल कम्युनिकेशन, वो किसी फर्म के कंट्रोल में नहीं होता है, वो गवर्नमेंट को देना होता है। जिन कंट्रीज में इसमें तालमेल बिठाया गया कि फर्म्स को कहा गया कि आप अडॉप्ट करिए, फोर्सफुली नहीं, उनको बेनिफिट दे करके। और जो मेरी किताब है जो वाइडर से पब्लिश हुई है, उसकी एक मेन वजह जो निकल के आई थी कि जो प्रोडक्टिविटी गेन नहीं दिख रहे थे इनिशियल डेज में, वो इसलिए नहीं थे क्योंकि आईसीटी वहाँ पे टूल स्पेसिफिक नहीं थी। एक जनरल कंप्यूटर रखा हुआ, उससे अकाउंट्स का भी काम होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी काम होगा, और अगर कहीं कोई मॉनिटरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी मॉनिटर होगी। जब ये अर्ली 90s में फंक्शन स्पेसिफिक टूल आए तो उसका फिर प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट दिखा दिया। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट भी एक्टिव रहे और फर्म भी एक्टिव होंगी। फर्म तब एक्टिव होंगी जब उनको लगेगा कि इसको अडॉप्ट करने से हमें फ़ायदा होगा, तभी अडॉप्ट करते। तो हमने भी अच्छा किया है और उस दिशा से ज़्यादा हमने आईसीटी सेक्टर को बहुत डेवलप किया है। माइंड इट, यहाँ गवर्नमेंट का रोल नहीं है। मुझे जो हमारे एक्स आईटी मिनिस्टर प्रमोद महाजन थी, उनका एक सेंटेंस याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, आईटी सेक्टर हैज़ गॉन बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ नॉट कंट्रोल्ड इट। ठीक है, तो ये मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। तो इसलिए आईसीटी के डेवलपमेंट में एज सच बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था इंडस्ट्री इटसेल्फ, क्योंकि आज़ादी के बाद जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए, उसमें जो टेक्नोलॉजिकल मैन पावर निकली है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे शो करके दिखाया है। इसमें जो हार्डवेयर है वो हम नहीं बनाते हैं, वो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बाहर की कंपनियों पे ही, जो पर्टिकुलरली नेटवर्किंग के लिए यूज होती है। तो एक कहना चाहिए कि अकेले ना तो इंडस्ट्री कर सकती, और गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे उसको कोई यूज़ नहीं करता है तो गवर्नमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो साथ साथ चलने की बात हो तो फ़ायदा होता है। हमने भी कुछ किया है, लेकिन बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। आईसीटी के साथ साथ सर एसएमईज पे जो है
आपकी जो है एक बड़ी भूमिका रही है भारत सरकार को लगातार। आपने जो है कुछ ऐसे इश्यूज पे सजेस्ट किया जिसपे से कुछ काम हुए भी हैं, कुछ एक सजेशन के रूप में भी दिए गए हैं। इस बीच आपने 2015 और 18 के बीच दिल्ली में माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज पर उद्यमिता अध्ययन आपने किया। तो सर उसके मेन निष्कर्ष क्या रहा है और इस सेक्टर में अभी तक कितनी तेजी आई है? एक्चुअली जब ये प्रेजेंट डिस्पेंसेशन आया है पावर में, तो इनका एक जो एसएमईज के लिए नहीं बल्कि जो नई फर्म को सेटअप करने के लिए इनिशिएटिव था, वो इनिशिएटिव तो बहुत अप्रिशिएबल था, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम हुई है, जिसके कारण जो है हमने, जिसे आपने सही जिक्र किया है जिस स्टडी का, शायद कुछ लोगों को ये अच्छा ना लगे, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ जो स्टडी में निकल के आया था, कि हम उन बच्चों से भी मिले जो आईआईटी से पास करके निकले हैं, और उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लेकिन उस सपोर्ट को लेना इतना आसान नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम उस पे भी मेरा ख्याल अगर गवर्नमेंट ध्यान देती तो ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ तो जो स्टार्टअप इंडिया और बहुत सारे इनिशिएटिव किए गए, लेकिन वो सक्सीड नहीं करे एक्चुअली जितना होना चाहिए था। तो फिर लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर प्रॉब्लम रही है। और एक्चुअली इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहता है, और दूसरा जो होता है ये जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, ये इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसमें चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत है। बहुत ख़त्म कर देंगे तो वो अनरेगुलेटेड चीज़ें हो जाएंगी, तो वहाँ करप्शन के लिए और चांसेस बढ़ेंगे। तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस की उस पर डिटेल में बात हो सकती है। अगर ऐसा होता तो ये जो हमारा एसएमईज का इनिशिएटिव था, स्टार्टअप्स का, वो ज़्यादा सक्सीड होता। उसकी फाइंडिंग यही थी कि लोगों ने बैंक जाने के बजाय अपने दोस्तों से पैसे लिए हैं फर्म सेटअप करने के लिए, बैंक नहीं गए। हाँ, तो ये एक मेजर फाइंडिंग थी इसकी। अब सर मैं मूव करता हूँ ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ। जिस तरीके से हलचल जारी है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी हो या उसकी टैरिफ वार हो, जिस तरीके से मैं उनके बारे में लेना चाहूँगा, मेगालोमैनिया एक कैरेक्टर के रूप में आ रहे हैं कि जो हम कहेंगे हमारे पास ताकत है, उसी हिसाब से हम चीज़ों को ग्रैब करेंगे, और हम जो हमारी ताकत है वही नियम है, वही कानून है। कुछ अभी 2 दिन पहले ही जो है उन्होंने जो है यूएनओ से अपना हाथ खींच लिया है, और कई सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उस पे एक जो पार्टिसिपेशन अमेरिका का रहता था वो अब नहीं रह पा रहा है। तो सर अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है, तो जब ये राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे तो ये बोले थे कि हमारा दुनिया के देशों में या दुनिया के दूसरे मसलों से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ अपने देश की बात करेंगे। और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट एक प्रिंसिपल की जो है बात किया था। तो क्या है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट, और ये कैसे प्रभावित कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल पॉलिटिक्स को? एक्चुअली कुछ चीज़ें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं और उससे वोट भी बहुत मिलते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक पक्ष इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इतना इंटरनेशनल पब्लिकेशन के बाद एक चीज़ तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी मुल्क इस समय अपने को आइसोलेट करके जी नहीं सकता, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो। आपको जो है दूसरे मुल्कों से मदद लेनी पड़ेगी, और आप जो प्रोड्यूस करते हैं वो दूसरे मुल्कों में आपको भेजना होगा। इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जो ट्रम्प साहब को लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, अगर ऐसा होता तो गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, वो ग्लोबल एजेंसी थी और वो 94 तक जो है इफेक्टिव रही। उससे इंटरनेशनल ट्रेड को जो है बैलेंस करने की कोशिश होती थी टैरिफ से इंटरनेशनल। उसमें कुछ खामियां भी थी, जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं कि गारमेंट्स बनाना एक लो कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी, लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में खूब बना लेते हैं, हमारे यहाँ बना लेते हैं। तो उन्होंने अमेरिका में उस पर ये गैट का क्लास है कि हर कंट्री का कोटा होगा, इंडिया से इतना ही माल वहाँ अमेरिका में बेचा जा सकता था, ताकि ये नहीं हो कि अगर चाइना की चीज़ें सस्ती हैं तो सारे कंट्री आउट और चाइना का सब माल हो गया। वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसके साथ ये भी एक इनिशिएटिव था कि स्लोली इस कोटा सिस्टम को ख़त्म भी करना है। तो
ये गेट चालू हुआ 1994 में, और 2005 में ये कहा कि तब तक जो मुल्क पीछे हैं प्रोडक्शन में वो अपना कॉम्पिटेंस बढ़ा लें, और 2005 में वो कोटा ख़त्म हो जाएगा। अब कोटा ख़त्म हो गया, इससे अफ्रीका को भी फ़ायदा हुआ, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो थीं जो बांग्लादेश से काम करती थीं, जी, जी, जी। उनका कॉम्पिटेंस नहीं था अमेरिका में बेचने का, तो कंपनी तो इंडियन है पर वो सामान बांग्लादेश से बेच रहे थे। Right. चाइना की बहुत सारी कंपनियां हैं तो चाइनीज, लेकिन वो बेच अफ्रीका से रही थी। तो ये WTO था बनाया 1994 में, जी। और WTO इफेक्टिव था बहुत, और जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि कोई मुल्क जो है मोनोपोली नहीं करे, अगर करता है तो उसको मेंबर कंट्री को WTO में पेश करके बताना होगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप यूनेस्को से बाहर हो गए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से उन्होंने कहा फंडिंग कर दी, हाँ। और 66 ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। जिसमें UN ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी, USAID है, जहां से उन्होंने अपना हाथ समेट लिया। उसे तो डिसबैंड ही कर दिया। ये बिल्कुल दुनिया के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से वो वहाँ की स्टेट फंडिंग यूनिवर्सिटीज में कट कर रहे हैं, फंडामेंटल रिसर्च कौन करेगा? अगर फंडामेंटल रिसर्च नहीं होगी हेल्थ पे, तो जो अफ्रीका में या डेवलपिंग वर्ल्ड में लोग मर रहे हैं तो मरते रहेंगे। ये कौन सी पॉलिसी हुई? और इसके लिए कॉम्पिटेंस होना बहुत ज़रूरी है, लोगों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका हैज़ बीन लीडर इन फंडामेंटल रिसर्च। आप उसको रोक देंगे तो बाकी के मुल्कों का क्या होगा? दूसरा, जो अमेरिका वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, राइट। जो ये वो कर रहे हैं उससे अमेरिकन्स को परेशानी होगी। जैसे उन्होंने इंडिया पे 50% टैक्स बढ़ाया, अभी 500% की बात कर रहे हैं। जो इंडिया से शर्ट बनकर के वहाँ माना कि $5 की बिकती है, ठीक है, आप टैक्स बढ़ा देंगे 500%, वो हो जाएगी कितने की? जाहिर सी बात है $200 की हो जाएगी। वो अमेरिकन या तो खरीदे नहीं, और अगर खरीदेंगे तो उनको $200 देने पड़ेंगे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि एक्सचेकर में इतना पैसा आ गया, इंडिया ने हमें दे दिया, वो इंडिया ने नहीं दिया है, वो आपके लोगों से आ रहा है इनडायरेक्टली। उनको ये समझने की जरूरत है। इसलिए टैक्स की रैशनैलिटी बहुत जरूरी है। और ये इसी वजह से आप देख रहे हैं ना कि जो हमारे डॉलर की कीमत वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हमारा करेंसी होती जा रही है। राइट। क्योंकि जो इंपोर्ट के लिए हम बहुत सारा इंपोर्ट भी करते हैं, अभी भी ट्रेड बैलेंस हमारा नेगेटिव ही रहता है। नेगेटिव है। तो हमें कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए डॉलर में इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो डॉलर हमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको खरीदने पड़ते हैं। अगर वो महंगे मिलेंगे तो उनका या तो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगा, उससे इंडियन इकोनॉमी भी खराब होगी। तो ये जो हो रहा है ये ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट होने वाला। इसमें सब वो एक कहते हैं ना विन विन सिचुएशन, यहाँ लूज लूज सिचुएशन है जी। एवरीबॉडी विल लूज जी। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब दूसरा कार्यकाल शुरू किया था तो उन्होंने बोला था कि दुनिया में बहुत सारे संस्थानों में हम लोगों का जो है शोषण होता है और हम उन संस्थानों से हटना चाहते हैं, और प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जो है एक तरीके से ये देखने को मिला था कि उधर मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वजहें अमेरिकन इकोनॉमी में जो चेंजेज आ रहे हैं इसकी वजह से हैं, या ग्लोबल इकोनॉमी में चेंजेज आ रहे हैं, या फिर चाइना का लगातार जो है compete करना जो है अमेरिका के साथ, जिसकी वजह से अमेरिका जैसा देश जो पहले जो है बोलता था कि अपने दरवाजे खोलो, अपना देश खोल व्यापार के लिए, फ्री मार्केट की बात करता था, आज वही देश प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है और उसको भी दूसरे देश फॉलो करने लगे। तो क्या ये अमेरिकन इकोनॉमी में चेंज है या चाइना का बढ़ता प्रभुत्व है? अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली अभी हमने गैट और WTO की बात करी थी। कोई मुल्क WTO में आएगा नहीं आएगा ये उसकी मर्जी थी। राइट। जब गैट का जन्म हुआ 1994 में, चाइना ने मना कर दिया कि हम WTO के मेंबर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जैसे ही बनते हैं तो हाईटेक सेक्टर में हमारे पास जो है बाकी डेवलप्ड वर्ल्ड से सारा सामान आ जाएगा और हमारी हाईटेक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। राइट। और ये भी नहीं कहा कि हम कभी नहीं बनेंगे। जब 2004 में उन्होंने कॉम्पिटेंस डेवलप कर लिया, तब कहा कि अब हम मेंबर बनेंगे ताकि हमारी मार्केट कोई ग्रैब ना करे, हम दूसरों की मार्केट ग्रैब करेंगे, नॉट बाय फोर्स,
बाय डेवलपिंग कॉम्पिटेंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वजह थी। डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेप है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप से नहीं चलती है, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से नहीं चलती है, इसके अपने प्रिंसिपल हैं। तो समहाउ ही इज वायलेटिंग दोस्त। तो अच्छा, अभी आप वो यूरोप पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। हाँ। इंडिया जैसे मुल्कों को तो कुछ भी लगा लो, उनको तो लगता है कि इंडिया तो कुछ है ही नहीं हमारे सामने। राइट। लेकिन चाइना पे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे क्योंकि टिट फॉर टैट वो है, और चाइना का अपना कॉम्पिटेंस है। यस। ठीक है, वो ये नहीं कहते हम सेल्फ रिलायंट हैं, लेकिन आप अगर हमें कुछ करोगे तो हम भी करेंगे, क्योंकि उनके पास कॉम्पिटेंट इंडस्ट्री है हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में। फॉर इंस्टेंस फार्मेसी का जो सेक्टर है, उसमें जो एपीआई यूज होता है, हमारे मुल्क में नहीं है, नहीं के बराबर है, सारा हमें चाइना से लेना होता है। तो और वो जो फार्मेसी के प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में भी जाते हैं। राइट। अगर चाइना बंद कर देगा तो आप क्या करेंगे? तो चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है, उससे अमेरिका ही नहीं सारे लोग प्रभावित हैं, और कोई भी कंट्री चाइना को राइट ऑफ नहीं कर सकता है, ब्यूरोक्रेटिक ढंग से नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से नहीं है, उनकी इकोनॉमिक पावर के ढंग से। सर, ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ हम देखें तो जो जनवरी 2026 में ये आंकड़े आए हैं कि वैश्विक विकास की दर 3.3% रहने का अनुमान है, लेकिन ट्रंप का जो टैरिफ है वो 10% से लेके कहीं कहीं 500% तक, मतलब ऐसा क्लेम करते हैं। अब एक्चुअल में है कि नहीं वो देखने की जरूरत है। और जो भू आर्थिक टकराव है, इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत जैसा देश कैसे सस्टेन करेगा इस पे? ये जो अमेरिका में हो रहा है, उससे विकासशील देश और विकसित देश दोनों पे उसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा। मतलब मैंने कहा कि ये पूरी जो इकोनॉमी है वो इस समय ग्लोबल इकोनॉमी है। राइट। ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं भी कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होता है तो एवरी इकोनॉमी विल बी डिस्टर्ब, चाहे वो किसी पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, किसी पे कम इम्पैक्ट होगा। तो आपका जो क्वेश्चन था कि इसको किस किस ढंग से होगा, अब जैसे हमारे यहाँ जब टैरिफ बढ़ेगा, राइट, टैरिफ बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है किसी कंट्री से अपने जो इंपोर्ट करते हैं उसको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का। आप बढ़ाएंगे तो दूसरे भी बढ़ाएंगे, प्राइस एस्केलेशन होगा उसमें। अच्छा, ये डब्ल्यूटीओ के, फिर मैं आपको डब्ल्यूटीओ पे ले जा रहा हूँ। डब्ल्यूटीओ का एक मानना है, इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है, और बाद में ये इस पे सहमति बनी है, आप जो कॉम्पिटेंटली बना सकते हैं आप वो बनाओ, जो हमें जिसमें हमारा कॉम्पिटेंस वो हम बनाएंगे, और आपके प्रोडक्ट हम ले लेंगे, हमारे प्रोडक्ट आप ले लेंगे। तो इससे जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। जी। आप वो करने लग जाएंगे कि जो आपको नहीं आता है, तो आप अपने रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे, हम वो करने लग जाएंगे जो हमें कम आता है। ठीक है, आने जाने पे और भी एस्पेक्ट हैं, एक तो स्किल और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्किल दोनों को मिला करके जो आप इजीली कर सकते हैं वो करिए, और आप इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेचिए। दैट वाज द स्पिरिट बिहाइंड WTO, और उससे बहुत अच्छा चल रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये इकोनॉमी पे किस किस ढंग से इम्पैक्ट होंगे, ये इस पे डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से कितनी इंटीग्रेटेड है। अगर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है तो उतना ही एडवर्स इम्पैक्ट होगा, और अगर कम इंटीग्रेटेड हो सकती है, लेकिन टोटली आइसोलेटेड कोई इकोनॉमी इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो ये क्वांटिफाई करने की बात है। अच्छा, रोज चेंज होते हुए टैरिफ रूल्स, इसको डिटरमाइन करना अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। या तो थोड़ी स्टेबिलिटी हो कि हाँ इंडिया पे 500% टैक्स लग गया, तो मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ कि जब डॉलर वर्सेज रुपीस कहाँ जाएगा, ठीक, और हम पे कितना क्वांटिफाइड फॉर्म में कितना इम्पैक्ट होगा। क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएटिंग है, रोज नए स्टेटमेंट आते हैं, तो इसको हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि एडवर्स इम्पैक्ट होगा, कितना क्वांटिफाइड फॉर्म में होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, जब तक कि ये चेंजेस परमानेंट ना हो। ठीक बात। ग्लोबल पॉलिटिक्स में डोनाल्ड ट्रंप हमेशा, जहां तक मेरा मानना है, कि एक यूनिक कैरेक्टर के रूप में याद किए जाएंगे। इन एक्शन कुछ और मामला है, इन वर्ड्स कुछ और मामला है। जैसे कि यहाँ पे टैरिफ की बात करें तो रियलिटी में टैरिफ कम है, बोस्टिंग ज्यादा होती है। तो ट्रंप साबित क्या करना चाहते हैं? अभी जैसे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में बैठक हुई,
तो उसमें सीधा धमकी दिया कि ग्रीनलैंड हमें दो, अगर नहीं दोगे तो उन्होंने यूरोप के 10 देशों में जो है 10% टैरिफ का भी ऐलान कर दिया। और उसे लागू अभी तक नहीं किया है, लेकिन इस तरीके के बयान देके ट्रंप जताना क्या चाहते हैं? शायद जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब यकीनन अमेरिका सुपर पावर थी। आज भी वो उनका वो स्टेटस डाउन नहीं हुआ है, तो उनको लगता है कि अगर अमेरिका सुपर पावर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। वो ये भूल जाते हैं इनके आने से पहले जो डिसीजन होते थे वो एक कंसेंसस डिसीजन होते थे, पार्लियामेंटेरियंस के और प्रोफेशनल्स के, और वो डिसीजन जो है गवर्नमेंट उन पे काम करती थी। उससे यूएस इकानमी भी आगे बढ़ रही थी, बाकी कंट्री जो है जो कर सकता था वो ठीक ठीक कर रहा था। तो इनकी ये सोच कि हम अमेरिका है, हम सब कुछ कर सकते हैं, यही सोच मतलब अमेरिका को भी तंग कर रही है। ऐसा नहीं, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। हाँ, खुश और बाकी के जो मुल्क हैं वहाँ भी अब तो लोगों ने उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। अभी आज का स्टेटमेंट देखिए, ईयू का क्या स्टेटमेंट है, किसी ने बुलिंग कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा। तो वैसे भी अमेरिका के प्रेसिडेंट से इस तरीके की उम्मीद नहीं है। इतनी अनस्टेबल बात करना, ये उम्मीद नहीं है। जी, ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट नीति है उससे भारत लगातार प्रभावित हो रहा है, और ये जो टैरिफ बढ़ रहा है उससे दो सेक्टर पे ज्यादा मार पड़ी है। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक ऑटो इंडस्ट्री, और इस पे जो है जो ये अनुमान लगाया गया है, इससे लॉस जो है 4 से 6 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। तो ये जो बदले हुए जो है वैश्विक परिदृश्य है, ये आर्थिक परिदृश्य है, इसमें भारत जो है कैसे संतुलित करेगा? ये जो लॉस हो रहा है वो कैसे दूर हो सकता है? इसके कुछ तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी हैं कि हमारी गवर्नमेंट को वहाँ से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये कहना कि हम स्वावलंबी हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, हाँ, ये सही नहीं है। क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स हैं, आप जरा उनके दर्द को सुनिए जा करके। वो तो सरवाइव कर जाएंगे, जो उनके वहाँ काम करते हैं लोग, वह कैसे सरवाइव करेंगे? उनके पास तो जब काम खत्म हो गया तो कोई इनकम मारी गई है। तो इससे लाखों लाखों लोग प्रभावित हैं, जो गारमेंट सेक्टर है, और बल्कि जो सी फूड का सेक्टर है, आंध्रा से कितना फिश एक्सपोर्ट होती थी, उस पर कितना इम्पैक्ट हुआ है। डायमंड इंडस्ट्री है, उस पर कितना इम्पैक्ट हुआ है। तो मेरा ख्याल तो गवर्नमेंट को ये उसमें रह करके हम विकसित हो गए हैं या हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, इस भ्रम को छोड़ करके और इंटरनेशनल फोरम पे बात करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करनी चाहिए कि मतलब रीजनेबल उनकी क्या मांगे हैं, तो कोई सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। नहीं तो ये लॉन्ग रन में इंडियन इकानमी के लिए बहुत ही खतरनाक स्टेप होगा। अब अगर जब सरकार कई बार ये कह देती है कि अल्टरनेटिव मार्केट देखने की बात है, अब अफ्रीका की बात करें, आप जो गारमेंट्स कहाँ भेजेंगे? अफ्रीका में भेजेंगे। चाइना ऑलरेडी वहाँ पे है, और आपके प्रोडक्ट से वो सस्ते बेचते हैं, तो वो वहाँ के लोकल लोग हैं जो आप कैसे खरीद लेंगे? जी। तो ये कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके ये एक्सपोर्टर्स को वो सोल्यूशन नहीं है। पॉलिटिकली इस इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जी, लगातार डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात जो है, भारत में टैरिफ लगाने की बात लगातार करते रहे हैं, और साथ साथ जो है पॉलिटिकल एंगल से भी वो कहते रहे हैं कि जो भारत पाकिस्तान के बीच जो है एक शॉर्ट टर्म पे जो वार हुआ उसको मैंने खत्म किया है। भारत की तरफ से कभी भी उससे जो है सामने से जवाब देने से बचते रहे हैं। ये रणनीति भारत सरकार की ठीक है या नहीं? अब सरकार की क्या मजबूरी है ये तो सरकार ही जाने, पर मेरा ख्याल तो यहाँ के लोगों को सरकार की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं, उनकी बात को ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं, तो कहीं हिडन ये मैसेज जा रहा है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो एक लार्ज सेगमेंट है जो हमारे मुल्क में भी उनको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ है। हालांकि जिस उस दुर्घटना में जिन लोगों की जाने गई हैं उनके साथ सबकी, पूरे मुल्क की सिंपैथी है। लेकिन अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कुछ छिपाया जा रहा है। हाँ, तो वो उसको वो जो गुबार बन रहा है उसको मेरा ख्याल ख़त्म करने की ज़रूरत है। और
मेरा ख्याल यही एक सोल्यूशन है। और साथ ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान देते हैं कि अगर भारत हमारी बात नहीं मानेगा तो मैं इतना टैरिफ बढ़ा दूंगा, उसको भी कभी जो है भारत सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा कभी भी डायरेक्ट रेस्पॉन्ड नहीं किया गया है। तो क्या उसके पीछे कुछ स्ट्रेटजी है कि इस सवाल को थोड़ा सस्टेन करने दिया जाए, चीजों को थोड़ा सा धैर्य से देखा जाए, आगे चीजें बदल सकती है? धैर्य रखना तो अच्छी बात है, लेकिन एक मैसेज, ग्लोबल मैसेज है कि जो ट्रम्प कहते हैं उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं इसलिए गवर्नमेंट भी सोचती है कि अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो इस पे बेकार में जो है क्यों इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करें, जब आएगा तो देखेंगे। तो शायद यही स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की है। भारत और अमेरिका के जो आर्थिक संबंध है उसमें जो भारत का रूस के साथ जो तेल का व्यापार है, एक वो भी एक एंगल बना था और उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी जारी किया था कि भारत बीच में मिडिल मैन का काम करता है, वहां से सस्ता तेल लेता है और उसको रिफाइनरी में सही करके यूरोप को बेचता है, और वो पैसा यूक्रेन के अगेंस्ट में रूस को वो पहुंचता है। तो ये जो बयान था, तो ये क्या सच में ये इस बयान के क्या मायने हैं? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं ये सच है कि ऐसे ही जैसे वो बोलते रहते हैं कुछ भी, तो वैसे ही ये बयान था? मेरा ख्याल तो वो उसी कैटेगरी में होगा कि कुछ भी बोलते रहते हैं। अब हमारे मुल्क की ज़रूरत है, हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें फ्यूल भी चाहिए होगा। कोशिश रहती है कि जितना आजकल गवर्नमेंट भी बहुत इनकरेज कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे, चाहे सोलर हो या हाइड्रो, पर नेसेसिटी है मुल्क के अंदर, डेवलपमेंट रोका नहीं जा सकता है। तो फिर या तो वो सपोर्ट करते, थोड़ा सा वो ऑयल कहीं से अपने मुल्क से या उसी दाम पे दिला देते तो शायद इंडिया वहां ना जाती। तो इसलिए ये कहना कि तुम ऐसा नहीं करोगे, ये मेरा ख्याल जेन्युइन नहीं है, ठीक नहीं है। कोई सोल्यूशन दो, लेकिन सोल्यूशन देना शायद उनके स्वभाव में नहीं है, उनको जो लगता है वो ऐसे कह देते हैं। ठीक बात। हम यूएस चीन के संबंधों पे बात करें, इस समय जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर टेक, उस पे से अमेरिका के साथ चीन लगातार compete कर रहा है। एआई के मसले पर अमेरिका निश्चित रूप से फ्रंट रनर है, लेकिन चीन भी पीछे नहीं है। तो आने वाले दिनों में एआई का एक बड़ा मार्केट बन रहा है और निश्चित रूप से इंडस्ट्री उससे लगातार प्रभावित हो रही है, रिसर्च प्रभावित हो रहा है, साथ में जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होगी और रोजगार भी प्रभावित होंगे। तो एआई को लेके इन दोनों के बीच एक तरीके से रेस जारी है। भारत के लिए क्या स्पेस है? भारत में एआई को लेके क्या स्थिति है? क्या आने वाले दिनों में भारत भी जो है अमेरिका और चाइना के साथ कंपटीशन में आ पाएगा? चाइना और यूएस जो है एआई रेस में नेक टू नेक चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं चाइना फिर उनको मात दे रहा है। अच्छा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले अमेरिका ने एक चिप है जो एआई के लिए यूज होती है, बताता हूँ अभी कि क्यों, कहाँ भी यूज होती है वो। उसके लिए ये हुआ कि वो चिप चाइना को नहीं बेची जाएगी, HS-200। लेकिन अभी कुछ दिनों के पहले ही जो है अमेरिका को वो अलाउ करना पड़ा कि वो चाइना को बेचेंगे, क्योंकि उनको ये फियर था कि अगर हमने नहीं बेची तो हो सकता है उतनी कॉम्पिटेंट ना, उसके थोड़ी सी लेस कॉम्पिटेंट चाइना कुछ डेवलप कर लेगा। तो फिर आपका क्या करेंगे आप, जो आपकी इतनी हाईटेक कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट्स कहाँ बेचेंगी? जहाँ तक एआई के एप्लीकेशन की ज़रूरत है, एआई के जो हिडन कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एआई सक्सेस के लिए आपको मैसिव डेटा सेंटर चाहिए होंगे, ठीक है, जिसमें हाई स्पीड नेटवर्क, हाई स्पीड प्रोसेसिंग यूनिट्स, और ये जो चिप की मैंने बात की है ये हाई स्पीड प्रोसेसिंग यूनिट में यूज होती है। अगर वो नहीं है तो फिर एआई का कोई मतलब नहीं रह गया। तो अच्छा, हार्डवेयर में हम अनफॉर्चुनेटली कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाए हैं, चाहे जब कंप्यूटर के ज़माने से ले लो या फ़ोन के ज़माने में ले लो, या उसमें हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो तब अगर आप एआई डेवलप करना चाहते हैं तो एक तो उसमें वो जो हाई स्पीड कंप्यूटर चाहिए होंगे वो तो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। डेटा सेंटर में जो इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि जो अमेरिकन कंपनी वो भी जो डेटा सेंटर है वो स्पेस में बनाना चाहते हैं, और वो सोलर एनर्जी को यूज करके, तो वो तो शायद सक्सीड कर जाएंगे, लेकिन हमारे पास तो अभी वो कॉम्पिटेंस नहीं है। तो इसलिए हम डेवलप कर पाएंगे
ये क्वेश्चन मार्क है। और ये अनलाइक अदर आईसीटी मूवमेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो कंट्री स्पेसिफिक होंगे। आप कहाँ यूज, आपका जो मॉडल है, एआई मॉडल है मशीन लर्निंग के या और एआई एप्लीकेशन के, वो कंट्री स्पेसिफिक हैं। वो कहीं से आपको कोई कंपनी लिख करके नहीं देगी। अच्छा, इनके लिखने के लिए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हमारे यहाँ बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन उसके लिए जब तक हार्डवेयर नहीं होगा, हार्डवेयर नहीं, तो फिर सक्सीड नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एआई के सेक्टर में। और मुझे तो लग रहा है कि एआई के एप्लीकेशंस उतने ज़्यादा नहीं है जितने इस समय हाइप क्रिएट की जा रही है। हाइप क्रिएट की जा तो रही है। ये जो 2000 का जो .com बबल था, वैसे शायद बर्स्ट हो गई। ठीक बात। एआई में जैसे आपने हार्डवेयर की बात किया, तो इसमें से क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो क्रिटिकल मिनरल्स में उसको लेके भी एक टसल जो है ग्लोबल लेवल पे चल रहा है। जो प्रमुख यूरोपियन फोर्सेज हैं वो भी जहां जहां क्रिटिकल मिनरल्स हैं वहां पे नजर गड़ाए हुए हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका का जो ग्रीनलैंड को लेके जो है एक पजेसिव अप्रोच है, वो भी कहीं ना कहीं जो अभी खबरें आई हैं कि उसमें से जो 3 दिग्गज टेक पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो आपके ये जेफ बेजोस हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, ये एक्स के मालिक जो है एलन मस्क, तो इनका जो है अभी वो खबर निकल के आई है कि इन्होंने एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रखा है, और जिसकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि उस पे वो अपने अंडर में आए और वहां से क्रिटिकल मिनरल्स का एक बहुत बड़ा भंडार है। सेम एज हम ये देखते हैं कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में क्रिटिकल मिनरल्स की मौजूदगी है, लेकिन वहां पे चीन पहले से ही है। तो जब हम एआई की बात करते हैं तो भारत के लिए क्या स्पेस है, क्योंकि भारत में खुद तो ये बहुत कम पाया जाता है, तो भारत किस तरीके से एक्सेस करेगा, क्योंकि बिना क्रिटिकल मिनरल्स के अवेलेबिलिटी के बिना आप कम्पीट नहीं कर पाओगे। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हमारे पास जो ये हाईटेक टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसके लिए जो इनपुट है जी हमारे मुल्क में है नहीं। जी। और हम किसी न किसी मुल्क पे डिपेंडेंसी रहेगी। जी। तो या तो आप चाइना पे डिपेंड करें, यूएस पे डिपेंड करें, तो हम ये मुसीबत रहेगी। तो इसलिए तो मैंने कहा कि एक तो इसके एप्लीकेशन को लेकर के ही क्वेश्चन मार्क में लगाता हूँ। कि उतने एप्लीकेशन नहीं होंगे। पर इन मुल्कों में जो जिनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, जो कंपनियां जिनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, ये मिनरल को कैप्चर भी कर लेंगे। अगर वो लॉस भी हो गया तो दे कैन अफोर्ड, जिनके पास कुशन है। हमारे पास वो कुशन नहीं है, और ना ही हम इतना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे। तो वो मेरा कमेंट पहले जो था वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। ठीक। भारत के मैं आर्थिक परिदृश्य की बात करूं तो अभी 2 से 3 साल पे आर्थिक वृद्धि दर एक सस्टेन लेवल पे चल रही है। कई सारे जो है ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है वो भी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि यहाँ पे ग्रोथ रेट ठीक रहेगी, लेकिन साथ ही साथ भारत में बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और औद्योगिक वृद्धि की कमी भी दिख रही है सामने। जिस हिसाब से रोजगार जनरेट होने चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये एक कंट्रास्ट है कि हमारी ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हम लोग पहले की अपेक्षा और भी जो है कमतर होते जा रहे हैं। इसे सर आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे एक बहुत सिंपल चीज़ मैं बताऊंगा कि हम जितने पैसे कमा पाते हैं, मैं एक फैमिली की बात कर रहा हूँ, और अगर उससे ज़्यादा आपके खर्च हो जाते हैं तो आपके पास कुछ नहीं होगा जी। इसकी रूट काज प्रॉब्लम हमारी पॉपुलेशन है। ये शायद बहुत सारे लोगों को ये स्टेटमेंट मेरा नागवार गुजरेगा, लेकिन हकीकत यही है। एक ज़माना था जब चाइना ने सिंगल चाइल्ड नॉर्म उन्होंने फोर्सफुली करी, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन दे रियलाइज कि शायद ये इसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिक ने खुद उसके जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हटा ली उन्होंने सिंगल चाइल्ड नॉर्म की। इस समय आप सिंगल चाइल्ड नॉर्म की बात नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन नहीं हो रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो जब तक हमारे मुल्क में वो इशू नहीं होगा, जॉब लेने वाले जब तक कम नहीं होंगे, आप जॉब नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं आपके पास, एक तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है नहीं, और हैं तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो
तो ये अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो पॉवर्टी है, ये इसका रूट काज प्रॉब्लम ये है। इसको ब्यूरोक्रेटिक ढंग से, एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से लागू करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि संजय गांधी के बाद जो है जी। किसी भी पार्टी ने इस इशू को छेड़ा नहीं जी। है और शायद छेड़ना भी नहीं चाहते हैं। पर अगर रियली पब्लिक का भला करना है तो इस पे परसुएसिव तरीके अपना के और तभी कुछ हो सकता है। भाई इंडस्ट्री, आप अगर जैसे ये इस समय ये इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत हुई है, जी, तो बाहर भी कोई रोजगार नहीं है। आपके जो अमेरिका में बच्चे हैं वो भी उनको भगाया जा रहा है, जो यूरोप में है वहाँ चलो हालात ठीक है। अच्छा, बच्चा आईआईटी में पढ़ता है कि जाके अमेरिका ख्वाब होता है उसका, वो ख्वाब भी टूट गया, तो क्या करेंगे इस मुल्क में? जी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, जैसे आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है, हाँ, इंडिया में लगातार डिक्रीज हो रही है। ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही है पर नंबर बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इस समय पॉपुलेशन कम करने की जरूरत है। ये ग्रोथ रेट तो बहुत पहले से डिक्लाइन हो रही है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ग्रोथ रेट की जो थ्योरी है, हाँ। आपका नंबर जो है बहुत ज्यादा है, नंबर तो बहुत ज्यादा है। उसकी ग्रोथ रेट अगर डिक्लाइन भी होती है, ग्रोथ रेट डिक्लाइन भी होती, एब्सोल्यूट नंबर बहुत जुड़ रहा था, फिर भी जुड़ रहा है, जिसको रोकने की जरूरत है। क्या एक वजह यह भी हो सकती है कि जिस तरीके से जो यहाँ पे एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं और प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से बढ़ा है, लगातार जो है फ्री करने की कोशिश किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जैसे कुछ प्लान भी चल रहे हैं यहाँ पे, तो रिसोर्सेज से जो आम जनता को या आम आदमी को जो फायदा मिलना चाहिए था, वो हाल फिलहाल जो है वो कम हुआ है। क्या उसको, जैसे कि मान लीजिए कि जंगल कट रहा है एक बड़े प्लान के तहत, जो है छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासियों की जमीन है या जंगल है, वो लोग आंदोलन भी करते हैं, तो लेकिन डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है, लेकिन क्या उसे पेबैक हो रही हैं चीजें उसी मात्रा में? और अगर नहीं हो रही है तो क्या एक वजह यह भी है क्या कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज जो है एक कैपिटलिस्ट मोड में कर रहे हो, लेकिन जनता को उस हिसाब से उसका फायदा नहीं मिल रहा है? तो क्या एक वजह ये भी, एक ये भी वजह है। दूसरी बात, हालांकि अभी कुछ लेबर कोड में चेंजेस किए हैं, शायद इससे कुछ हालात सुधरे, पर जो लेबर की सप्लाई है वो इतनी ज्यादा है कि आप अपनी कंपनी में लेबर्स को कितना भी एक्सप्लॉइट कर लो, 4 आप निकालोगे तो 40 जॉब ढूंढने के लिए तैयार हैं। एक ये भी वजह है कि सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर लिमिटेड हो तो लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यहाँ गवर्नमेंट को इतना ब्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड का सवाल है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक दावोस में हुई, उस पे एक इंटरव्यू में एयरटेल के जो ऑनर हैं सुनील भारती, उन्होंने कहा कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर का कमी है, भीड़ है और हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं है, हमें अपने ही देश में बाहर से स्किल्ड लोगों को लेके आना पड़ता है। तो इसकी तरफ जो है अभी तक जो प्रयास हो रहे हैं, क्या उतना सक्षम ढंग से प्रयास नहीं हो पाए हैं, या सच में जो आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो उस हिसाब से हम लोग जो है सबको उसमें समाहित नहीं कर पा रहे हैं? मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने से तो कोई मतलब नहीं, अगर वो स्किल्ड है तभी उसका फायदा इकोनॉमी को होगा, इंडस्ट्री को होगा, खुद को होगा। तो इसकी दिशा में जैसे स्किल इंडिया का यहाँ पे जो है प्लान चला, तो वो कितना सफल हुआ है और अभी उस पर क्या काम करने की जरूरत है? जो स्टार्टअप की हाल हुई वही स्किल इंडिया की हाल हुई। वो आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। ठीक है। और अभी तो गवर्नमेंट ने खुद ही माना कि उसमें बहुत लार्ज स्केल पे करप्शन हुआ है, जिसके कारण जिनको जो बेनिफिशियरी हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उनको रियली उनकी स्किल डेवलप होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। तो वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा था, इन प्रिंसिपल बहुत अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, उसके बहुत सारे इशूज हैं, वो उतना डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं। तो अब ये हमारी तो कोई बहुत इंडस्ट्री नहीं है, तो शायद मित्तल साहब को बहुत आइडिया होगा कि स्किल नहीं मिलती है। लेकिन आपको यहाँ काम करना है तो यहीं के लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। आप बाहर के लोगों को ला करके तो आपके प्रोडक्ट इतने महंगे हो जाएंगे, कहाँ बेचेंगे आप? अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ कोई फंडामेंटल रिसर्च करके कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बाहर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसी को इंपोर्ट करके और काम कर रहे हैं, बेसिकली उसको इस ढंग से मॉडिफाई करके कि लोकल लोगों के लिए ठीक हो। तो लोकल लोगों को ही लेकर के काम करना होगा। अब यहाँ तो आप बिल गेट्स को तो नहीं ला सकते हो, तभी भी IT सेक्टर डेवलप हुआ। जी, बिल्कुल सही बात। हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर यहीं के लोगों को आप इनकरेज करिए और ताकि वो काम करें।
भारत में अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस समय जो है ग्रामीण भारत में डिमांड ज्यादा है हम्म, और शहरी जो है खपत कम हो रही है। हम्म, तो पहले ये माना जाता था कि इकोनॉमी के हब शहर होते हैं। हम्म, तो शहर में रहने वाले लोगों का जो है जो एक्सपेंडिचर है या खर्च करने की क्षमता है वो लगातार अगर कम हो रही है तो इससे फ्यूचर में अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हो, किस तरीके से प्रभावित करेगी? नहीं, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा, अगर ये डेटा सही है तो ये अच्छा ये भारत सरकार का डेटा है। हाँ, अच्छा, मैं इसलिए तो कर रहा हूँ कि अगर ये सही है हाँ। तो कम से कम अगर गांव में डिमांड बढ़ी है तो आज डिमांड बढ़ी, वो अगर अच्छा खाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो कल के वो अच्छे एक हेल्दी इंसान बन के निकलेंगे, तो विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी। या रिवर्स माइग्रेशन हो रहा होगा, अब यहाँ शहरों में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बिल्कुल। और इस वजह से हम अपना गांव चले जाएंगे। कोविड और के बाद तो ये देखने को मिला है। देखने को तो ये एक अच्छा साइन है कंट्री के लिए। ठीक। अभी दावोस की बैठक में गीता गोपीनाथ जो IMF में थी, हाँ IMF के जो है चीफ इकोनॉमिस्ट थी, हम्म, उन्होंने एक कन्वर्सेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल पे बात की है कि उनसे ये पूछा गया कि भारत क्या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके भारत ने कई सहूलियत दी है। तो उनसे इस पर राय पूछी तो उस पे सीधा जवाब ना देके उन्होंने एक पॉइंट पे बात किया और उसकी बड़ी चर्चा है पूरे भारत में कि भारत में सबसे बड़ा हर्डल बिजनेस के लिए प्रदूषण है। और एक डाटा दिया कि 2022 में जो वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी हुई उसके हिसाब से सालाना 17 लाख लोग की मौत होती है। अभी हाल में ही दिल्ली में टूर्नामेंट होना था शायद बैडमिंटन का या टेबल टेनिस का, तो वहां पे खिलाड़ी नहीं आए और उसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि जब तक जो है यहाँ का AQI सही नहीं होगा तब तक ये टूर्नामेंट नहीं जो है करवाए जाएंगे। तो अब इन्वायरमेंट एक बड़ा सवाल बन गया है, उसको लेके अभी तक क्या भारत सरकार जिस तरीके से ये सवाल निकल के आया है, चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ये सवाल आया है तो इसलिए ज्यादा सुना जा रहा है, प्रदूषण क्या सच में एक थ्रेट है? क्योंकि अभी तक इस पर्सपेक्टिव में कभी बात नहीं हुई कि इकोनॉमी को लेके और इंडस्ट्री को लेके प्रदूषण भी एक खतरा हो सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म इशू है कि प्रदूषण क्यों हो रहा है जी। क्योंकि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है जी वो रिमोट में इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता। हाँ। वजह एक तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो सकती है, वो एक एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा जो है जो सोशल सेटअप है जी। कि उसको ये करना होगा, सोसाइटी के जो उस टाइप के एलिमेंट हैं जो डिफरेंट इलीगल टैक्सेस लगाते हैं, उनकी फैक्ट्री सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है जी। तो इसके कारण जो है वो मेट्रोज में कंसंट्रेशन हो रहा है जी। और जितना ही कंसंट्रेशन होगा पोल्यूशन की प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा होगी। जी। भाई अगर 1 किलोमीटर में 5 गाड़ियाँ चलती हैं और अगर आप उसमें इंडस्ट्री बढ़ा दें और 1000 गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी तो क्या होगा? पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये जो है हमारी सोसाइटी से लेना देना है, ये लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री रिमोट में जा रही हैं उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाए और तभी ये होगा। जब तक नहीं होगा तब तक ये पोल्यूशन और डिटेरियोरेट होगा। इसी पर्सपेक्टिव में अमर्त्य सेन की भी बात करूंगा। नोबेल लॉरिएट है, बड़ा नाम है जो है अर्थशास्त्र में। उन्होंने कहा कि भारत में जो गरीबी का कारण है वो इलिटरेसी है, स्वास्थ्य की कमी और बेरोजगारी है। और उन्होंने ये बताया कि बाजार और सामाजिक न्याय दोनों को संतुलन जब तक नहीं किया जाएगा भारत विकसित नहीं हो सकता है। तो ये जो संतुलन करने की नीति है ये है क्या कि बाजार और सामाजिक न्याय में विशेष अवसर का सिद्धांत, आरक्षण, जो वीकर सेक्शन है उसको लेके भी जो है ये बात होती है। तो उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? फॉर्चुनेटली जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था तब इंस्टीट्यूट में मैं था और नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद ही वो इंस्टीट्यूट आए थे तो उनसे मिलने का भी मौका मिला। उनकी एक बात जो है जो सामाजिक न्याय है जी। लोग अपनी गरीबी से ज़्यादा सामाजिक अन्याय से परेशान हैं। राइट। कि आप देखते हैं कि किस एक तबका दूसरे तबके पे कितना अत्याचार करता है, उससे ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो अगर इसको कंट्रोल कर लें
तो सबसे पहले जो इंक्लूसिवनेस जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक अलग एस्पेक्ट है। अगर हम एक बार भूखे भी हैं और सब लोग अगर हमारी इज्जत करते हैं तो मेरा ख्याल आई एम मोर हैप्पी देन एनीथिंग एल्स। हम दोनों टाइम खाना खाते हैं और शाम को आकर के कोई किसी को झगड़ा करता है, पीट देता है, तो वो ज़्यादा ट्रबलसम है कंपेयर टू। तो उनका जो सेंट्रल पॉइंट ये था, सामाजिक न्याय पे फोकस करें तो तभी कंट्री जो है डेवलप कंट्री होगा। ठीक, इसी सिलसिले में एक और एक सवाल है कि जो इंडस्ट्री बोर्ड है, जो भारत का इंडस्ट्री सेक्टर है, उस पे जो कंपनी के मालिकान लोग हैं, ज्यादातर जो है, जो एक भारतीय समाज है, उस पे से ज्यादातर सवर्ण लोगों की हेजीमनी है। और ये सरकार के डेटा भी हैं, कई सारे जो है निजी स्टडी की गई है उस पे भी है। उसके हिसाब से उद्योग बोर्ड में 93% सवर्ण है इसमें, और दलित, ओबीसी और एसटी की भागीदारी बिल्कुल कम है। तो अब ये है कि डेवलपमेंट का फायदा और ये अपॉर्चुनिटीज तो सबको मिलनी चाहिए। तो ये गैप एक दिन में नहीं बना है, ये वर्तमान सरकार का भी एक रोल है और विपक्ष पहले की भी सरकार का है। तो ये तो सवाल है, लेकिन इसको दूर कैसे किया जा सकता है? एक बेहतर जो है एक पिक्चर कैसे निकल के आएगी? क्योंकि जब तक सभी को जो है एक अवसर नहीं मिलेगा, अगर गरीब लोग है उसको स्वयं अवसर नहीं मिले, तो सरकार भी जो है उनको एक प्रोवाइड करती है, एक स्पेस प्रोवाइड करती है। तो क्या आगे कुछ ऐसी संभावना है कि ये जो गैप है ये कम हो सकता है और वो मार्जिनल सेक्शन की भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकती है? ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ इशू है और इसमें सोशल डिग्रेडेशन और डेवलपमेंट ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो उस अगर ये जो जिन तबकों की आप बात की है, अगर ये लोग सतत प्रयास करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। अगर हम ये मान लेंगे कि ये भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है तो कभी नहीं होगा। पहले इनको ये कोशिश करनी होगी कि हमें भी ये काम करना है। सरकार की तरफ से इनकरेज भी करने की जरूरत वो भी है, लेकिन इनिशियल इनिशिएटिव इन लोगों को लेना होगा। ठीक बात। उसके लिए हेल्थ और एजुकेशन में बेहतर करना पड़ेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करना वो सबसे इशू क्रिटिकल है। ठीक है। भारत में लगातार फ्रीवीज की बात होने लगी है, चुनाव के समय लगातार फ्रीवीज की बात होती है। अब तो पॉलिसी के तहत, योजना के तहत चुनाव के पहले पैसे भी बांटे जाते हैं। तो एक नया ट्रेंड चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? इंडियन डेमोक्रेसी को कैसे प्रभावित कर रहा है? ये एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट को न तो एक्चुअली अब कौन करेगा, इस पे बैन लगना चाहिए। जी। आप पॉलिसीज की बात करो। ये कैश पैसा देना ये मेरा ख्याल तो डिट्रीमेंटल है सोशल डेवलपमेंट के लिए। जी। आपका एक अनुभव रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूट में, इंडियन इंस्टीट्यूट में, युवा शोधार्थियों को आपकी क्या सलाह है? फैक्चुअल रिसर्च करें। हालांकि माहौल रिसर्च का थोड़ा डिटोरिएट हो रहा है। अब बच्चे क्योंकि पीजी करने के बाद, एमफिल करने के बाद और एज भी हो रही होती तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और फिर पीएचडी में अगर किसी का इंटरेस्ट है उसमें लग जाते हैं। तो टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन मेरा ख्याल तो हर आदमी को पीएचडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। जिनको लगता है हम कुछ कर लेंगे जी, उनको जाना चाहिए। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़। जीत सच की।